अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक-ठाक हैं, उम्मीद है खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ जो एन्जॉय कर रहे होंगे। मैं डॉक्टर अरशद नदीम अवान अपनी अल्ट्रासाउंड और रेडियोलॉजी की वीडियोज़ के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और मेरा आज का टॉपिक जो है वो विल्म्स ट्यूमर है या इसको नेफ्रोब्लास्टोमा भी कहते हैं। नेफ्रोब्लास्टोमा जो है मोस्ट कॉमन एब्डोमिनल मैलिग्नेंसी है बच्चों में और ये 1 से 8 साल की उम्र में जो है देखने में आती है और ये थर्ड मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंसी है बच्चों में ल्यूकीमिया के बाद और ब्रेन ट्यूमर्स के बाद। इसकी स्क्रीनिंग जो है वो 6 महीने सीटी स्कैन के ज़रिए और 3 महीने जो है अल्ट्रासाउंड पे जो है 7 साल के अरसे तक जो है वो की जाती है। रूल ऑफ 10 को हमेशा इसमें याद रखना होता है। 10% कैल्सिफिकेशन है, 10% ये वेस्कुलर को इन्वॉल्व करता है, 10% ये पल्मोनरी मेटास्टेसिस इसमें होती है और 10% जो है ये अनफेवरेबल हिस्टोलॉजी इसमें देखने में मिलती है। तो रूल ऑफ 10 को आपने हमेशा याद रखना है। विल्म्स ट्यूमर जो है कुछ सिंड्रोम्स के साथ जो है वो उसकी एसोसिएशन होती है, जिस तरह पर्लमैन सिंड्रोम है और कुछ सिम्पसन सिंड्रोम है और कुछ और सिंड्रोम भी जो है इसमें शामिल हैं, जो कि इस वीडियो में मैं फर्दर एक्सप्लेन करूंगा। इसके साथ साथ इसकी एसोसिएशन जो है क्रिप्टोआर्कॉइडिज्म के साथ होती है, हाइपोस्पेडियसिस जो है वो देखने में मिलता है और रीनल फ्यूजन एनोमलीज जो है इसमें देखने में मिलती है। जब आप इसका अल्ट्रासाउंड करते हैं तो आपको ये एक सॉलिड स्फेरिकल मैस नज़र आता है। इसकी इकोजेनेसिटी जो है वो हेट्रोजेनस होती है। वो इसलिए होती है कि इसके अंदर हेमोरेज होता है, इसके अंदर सिस्टिक डीजेनरेटिव चेंजेस और नेक्रोसिस होता है, लो लेवल इंटरनल इकोज आपको इसके देखने में मिलेंगे और अगर आपको कोई इकोजेनिक फोकाई नज़र आता है तो वो या तो फैट होगा या फिर कैल्सिफिकेशन होगा। परफेक्ट इसकी जो डायग्नोस्टिक टूल है वो सीटी स्कैन है और सीटी स्कैन में जो है ये आपको नज़र आता है और सीटी स्कैन के ज़रिए आप इसकी स्टेजिंग करते हैं। कुछ स्टेजिंग का क्राइटेरिया जो है वो इस वीडियो में मैंने इंक्लूड किया है कि कौन सी स्टेज पे ये ट्यूमर जो है रिसेक्टेबल है, टोटली रिसेक्टेबल है, कौन सी स्टेज पे जो है ये टोटली रिसेक्टेबल नहीं है। तो इस वीडियो में ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो शामिल है। मैंने इंक्लूड की हुई है पिक्चर्स और इस पिक्चर्स पे मैंने नरेट किया हुआ है ताकि आपको पता लग सके कि अल्ट्रासाउंड इमेजिंग पे हम विल्म्स ट्यूमर को कैसे शनाख्त करेंगे, ये हमें कैसे नज़र आएगा और हमने इसकी रिपोर्ट में क्या लिखना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी और ये बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो आइए ये इमेजेस देखते हैं। विल्म्स ट्यूमर या इसे नेफ्रोब्लास्टोमा भी कहते हैं, ये थर्ड मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंसी है ल्यूकीमिया और ब्रेस्ट ट्यूमर के बाद और ज़्यादातर जो है 3 से 4 साल की उम्र के बच्चों में जो है ये देखने में मिलती है। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर्स हैं अल्ट्रासाउंड इमेजिंग पे। अगर आप इस इमेज को गौर से देखें तो आपको एक प्रीडोमिनेटली सॉलिड स्फेरिकल मैस नज़र आएगा। ये इसकी करैक्टरिस्टिक है विल्म्स ट्यूमर की कि आपको स्फेरिकल मैस की शक्ल में नज़र आता है। इसका इको टेक्सचर जो है वो हेट्रोजेनस होता है और इसके साथ साथ आपने ये देखना होता है कि क्या ये सराउंडिंग पैरेन्काइमा पर जो है कंप्रेशन इफ़ेक्ट्स डाल रहा है या नहीं। जहाँ तक इस पर्टिकुलर स्लाइड का ताल्लुक है तो थोड़ा पिल्विक एलिसियल डायलेटेशन जो है इस किडनी में जो है वो नज़र आ रही है और इसके साथ साथ चूँकि ये ट्यूमर छोटा है तो इसमें आपको सेंट्रल नेक्रोसिस या हेमरेज नज़र नहीं आता। जैसे जैसे ट्यूमर ग्रो करता है, बड़ा हो जाए, एक्सीडेंटली अगर दरियाफ़्त हुआ और पेशेंट को कंफर्म ना हुआ, बच्चे को उस वक्त तक स्क्रीन ना किया गया तो उस सूरत में ये बड़ा हो जाता है और उसमें फिर हमें हेमरेजिक फॉर्मेशन और सिस्टिक डिजेनरेटिव चेंजेस जो हैं वो देखने में मिलती है। लेकिन जहाँ तक ये ट्यूमर का ताल्लुक है, ये ट्यूमर जो है स्टिल जो है वो जो रीनल कैप्सूल है उसमें कन्फाइंड है, तो ये ग्रेड 1 ट्यूमर जो है ये कंसिडर किया जाएगा। अल्ट्रासाउंड के इस इमेज को आप गौर से देखें तो इसमें आपको अगेन प्रीडोमिनेटली सॉलिड और स्फेरिकल मैस जो है वो नज़र आ रहा है। ये मिडल पोल में आपको देखने में मिलेगा। इसके साथ साथ कोई पर्टिकुलर कंप्रेशन इफ़ेक्ट्स नज़र नहीं आ रहे। इसमें कोई इरेगुलर एरिया या जो है सेंट्रल नेक्रोसिस इसलिए नज़र नहीं आ रहा कि ये स्मॉल इन साइज़ है। और तीसरा पॉइंट जो है, इसने रीनल कैप्सूल को जो है ब्रीच नहीं किया, ये इंटैक्ट है, ये कन्फाइंड बाय द रीनल टिश्यूज़ हैं। तो इस कैटेगरी को देखते हुए इसको हम जो है वो ग्रेड 1 स्टेज में जो है कंसिडर करेंगे। विल्म्स ट्यूमर की जो 5 ग्रेडिंग है उसमें ये ग्रेड 1 कैटेगरी में जो है आएगा। आप इस इमेज को गौर से देखें तो अगेन ये इमेज जो है इसमें आपको जो
नेफ्रोब्लास्टोमा नज़र आ रहा है, ये थोड़ा सा इकोजेनिक है। हावेवर इसके मार्जिन जो हैं वो इतने ज़्यादा वेल डिफाइंड नहीं है और यूँ लग रहा है जैसे कि ये कॉर्टेक्स से इराइज हो रहा है। ये कॉलम ऑफ बर्टन में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो हमेशा कॉलम ऑफ बर्टन जो है ये एक प्रॉब्लमेटिक रहा और इसको डिस्टिंग्विश करना इंतहाई ज़रूरी होता है। और उसके लिए जो एक ही फार्मूला है वो ये है कि आपको डॉपलर इफ़ेक्ट डालने हैं। अगर वो इन कंटिन्यूटी विद कॉर्टेक्स है तो फिर वो कॉलम ऑफ बर्टन है, और अगर उसमें कोई शिफ्ट और चेंजेस है तो इसका मतलब है कि वो ट्यूमर है। जिस तरह इस केस में जो है ये नेफ्रोब्लास्टोमा है और इसकी सराउंडिंग जो है या इसकी जो मार्जिन है वो इतने वेल डिफाइंड नहीं है, और इसकी जो हेट्रोजेनिसिटी है वो आपको नज़र आ रही है। इसके अंदर कोई सेंट्रल डिजेनरेटिव चेंजेस तो नज़र नहीं आ रही, तो और ये कन्फाइंड है रीनल कैप्सूल को, तो इसलिए ये भी ग्रेड 1 ट्यूमर कंसिडर होगा। इस व्यू में जो आपको नेफ्रोब्लास्टोमा नज़र आ रहा है, अगर आप गौर से देखें तो ये हेट्रोजेनस है, लार्ज इन साइज़ है, और आपको थोड़े से पैची एरियाज़ विद इन द लीजन जो है, विद इन द ट्यूमर जो है वो नज़र आ रहे हैं। इसके साथ साथ अगर आप गौर से देखें तो ये मीडियल पोल की तरफ इंटरनली जो ये पेनिट्रेट करके आउटवर्ड गया हुआ है। इसका मतलब ये है कि इसने रीनल कैप्सूल को जो है वो ब्रीच किया है और उसके सराउंडिंग पेरिनेफ्रिक एरिया जो है वो इन्वॉल्व किए गए हैं। तो इस इन्वॉल्वमेंट की बुनियाद पर ये जो है कैटेगरी 2 होगी, स्टेज 2 होगा, क्योंकि इसने रीनल कैप्सूल जो है वो ब्रीच किया हुआ है। अल्ट्रासाउंड के इस इमेज पे अगर आप गौर से देखें तो ये विल्म्स ट्यूमर या नेफ्रोब्लास्टोमा जो आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर कुछ डिजेनरेटिव चेंजेस भी हैं। ये प्रीडोमिनेटली सॉलिड स्फेरिकल लीजन है, और इसका तीसरी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इंटरनली हेट्रोजेनस है, हेमोरेजिक कंपोनेंट्स नज़र आ रहे हैं। और इसकी जो चौथा फीचर है वो ये है कि इसने रीनल कैप्सूल को जो है ब्रीच किया हुआ है। ये अपर पोल में है और सराउंडिंग पेरिनेफ्रिक एरियाज़ को जो है इसने इन्वॉल्व किया हुआ है, और ये भी मोर लाइकली है कि इसके करीब वाइटल स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। लेकिन बहरहाल ये जो है इस अल्ट्रासाउंड फीचर की बुनियाद पर जो सस्पेक्ट किया जा सकता है वो ये है कि ये ग्रेड 2 या स्टेज 2 ट्यूमर है। अगेन आप इस इमेज को देखें तो इसमें जो आपको ट्यूमर नज़र आ रहा है ये एब्सोल्युटली आउट ऑफ द रीनल कैप्सूल है, और ये रीनल कैप्सूल के बाहर गया हुआ है, और मोर लाइकली कि इसने सराउंडिंग जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो वेस्कुलर स्ट्रक्चर्स हैं, उसको इन्वॉल्व किया हुआ हो। और इसकी जो आउटलाइन है वो स्टिल स्फेरिकल है, वो स्टिल राउंड इन शेप है, और पेरेन्काइमा इसका हेट्रोजेनस है। चूँकि स्मॉल इन साइज़ है, हेमरेज कंटेंट्स नहीं है, सिस्टिक फॉर्मेशन इसके अंदर नहीं है, कोई फैट या कैल्शियम इसके अंदर नज़र नहीं आ रही अल्ट्रासाउंड इमेज इसके ऊपर, तो इसको भी जो है ग्रेड 2 ट्यूमर जो है वो कंसिडर किया जाएगा। अगेन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ये आपके पास अपर पोल में जो कि रीनल कैप्सूल को ब्रीच करके आउट निकला हुआ है, स्फेरिकल मैस है। सेंटर में जो आपको एरिया नज़र आ रहा है ये थोड़ा सा इकोजेनिक एरिया है, तो ये यूँ लगता है जैसे इसमें कोई फैटी कंपोनेंट्स जो हैं वो मौजूद हों। तो ये आपके पास एक स्टेज 2 का ट्यूमर है, बिकॉज के इसने रीनल कैप्सूल को ब्रीच किया हुआ है। जहाँ तक इंटरनल पेल्विक इलिशियल सिस्टम का ताल्लुक है, आप देखें तो वो कोई कंप्रेशन इफ़ेक्ट इसमें नज़र आपको नहीं आ रहा। विल्म्स ट्यूमर को नेशनल विल्म्स ट्यूमर स्टडी ग्रुप ने 5 स्टेजेस में तकसीम किया हुआ है। जो स्टेज 1 है उसमें ट्यूमर जो है वो किडनी तक ही लिमिटेड होता है, और रीनल कैप्सूल उसका इंटैक्ट होता है और रीनल कैप्सूल को ब्रीच नहीं करता। जहाँ तक टाइप 2 का या स्टेज 2 का ताल्लुक है तो इसमें लोकल एक्सटेंशन हो जाती है, जिसमें कि वो रीनल कैप्सूल को ब्रीच करके जो नेफ्रिक या रीनल टिश्यूज़ होते हैं उसको इन्वॉल्व कर लेता है, या फिर रीनल वेसल्स को जो आउटसाइड द किडनीज़ हैं तो उसको इन्वॉल्व कर लेता है, या फिर जो लिम्फ नोड्स हैं उसको इन्वॉल्व कर ले। तो इस सूरत में ये स्टेज 2 ट्यूमर कहलाएगा। स्टेज 3 ट्यूमर जो हो वो टोटली रिसेक्टेबल नहीं होता, अगर कि वहाँ पे आपको पेरिटोनियल इम्प्लांट्स मिल गए, या वो आपको पैरा एओर्टिक लिम्फ नोड्स से हट कर बाकी लिम्फ नोड्स अगर इन्वॉल्व हुए हों, या फिर उसने कोई वाइटल जो स्ट्रक्चर्स हैं उसको इन्वेट किया हुआ हो, तो ऐसी सूरत में जो है ये टोटली रिसेक्टेबल नहीं हो सकता।
क्योंकि ट्यूमर प्रोडक्ट वहाँ पे मौजूद होते हैं, आप सारा उसको रिसेक्ट नहीं कर सकते। तो इस स्टेज को जो है वो स्टेज 3 ऑफ द विल्म्स ट्यूमर कहा जाएगा। स्टेज 4 ट्यूमर वो ट्यूमर होता है जिसमें कि हेमाटोजेनस मेटास्टेसिस हो जाए और मेट्स जो हैं वो लंग्स तक चले जाएं। 85% लंग्स इन्वॉल्व होता है। लिवर में कंपैरेटिवली कम है, लिवर 7% तक इन्वॉल्व होता है, जबकि बोन और ब्रेन इन्वॉल्व तो होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं। स्टेज 4 में जो है ये लेम्फ नोड में मेटास्टेसिस हो जाती है, वो लेम्फ नोड जो कि एब्डोमेन और पिल्विस से हट कर हों, जिस तरीके से नेक के होते हैं, एक्सिला के होते हैं या ग्रॉइनल एरियाज़ के होते हैं। तो अगर ये इन्वॉल्व हो गए तो इस सूरत में जो स्टेज होगी वो स्टेज 4 कहलाएगी। स्टेज 5 जो है, अगर दोनों गुर्दे जो है इन्वॉल्व हों, बायलैटरल रीनल इन्वॉल्वमेंट हो, आल्दो ये 4 से 13% तक होता है, काफ़ी कम है लेकिन हो सकता है। ऐसी सूरत में जो ये स्टेजिंग होगी वो ग्रेड 5 होगी। तो ये आपके पास विल्म्स ट्यूमर की जो स्टेजिंग थी ये नेशनल विल्म्स ट्यूमर स्टडी ग्रुप ने प्लान की है और इसके क्लासीफाई और इसको जो है 5 कैटेगरीज़ में जो है वो डिवाइड किया है, ग्रेड या स्टेज 1 से स्टेज 5 तक। तो ये सारी डिस्कशन विल्म्स ट्यूमर या नेफ्रोब्लास्टोमा के हवाले से थी। इसमें हमने डिटेल के साथ अल्ट्रासाउंड इमेजेस पे आपको इसका स्ट्रक्चर जो कि प्रीडोमिनेटली सॉलिड या स्फेरिकल मास होता है वो दिखाया। आपने ट्यूमर की हेट्रोजेनस स्ट्रक्चर को जो है वो गौर से देखा। आपने ये भी देखा कि अगर कोई इरेगुलर एरिया है जो कैल्सिफिकेशन की वजह से हो, हेमरेज की वजह से हो, सिस्टिक नेक्रोसिस की वजह से हो, सिस्टिक फॉर्मेशन की वजह से हो, तो आपने वो देखा। अगर कोई इकोजेनिक फोकाई नज़र आ रहे हैं तो वो या तो फैट हो सकते हैं या फिर वो कैल्शियम हो सकता है। सबसे बेहतरीन मॉडलिटी जो है वो इसको डिटेक्ट करने के लिए वो सीटी है, और सीटी स्कैन पे आप जो है स्टेजिंग को कंफर्म करते हैं कि वेदर ट्यूमर जो है वो रिसेक्टेबल है या ये नॉन रिसेक्टेबल है। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर देंगे। मुझे यकीन है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप जब भी बच्चों में अल्ट्रासाउंड करेंगे और किडनी में कोई मास लीजन आपको नज़र आया तो आप उसको नेफ्रोब्लास्टोमा या विल्म्स ट्यूमर ज़रूर डिफरेंशियल में डालेंगे और इन तमाम क्राइटेरिया को अपने जहन में रखते हुए फ़र्दर इमेजिंग ज़रूर एडवाइस करेंगे। और किसी हद तक अगर आप कंफर्म हैं तो आप उसकी किसी हद तक स्टेजिंग भी देखेंगे। मेरी वीडियो देखते रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगली किसी वीडियो में आपके साथ दोबारा हाजिर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।